चलिए वापस आते हैं केवाईसी में और हम लोग अब बातचीत करेंगे मार्केट पे, क्विक चेक लेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल रूपक डे से, और साथ ही फिर हम बात करेंगे आज बीसीएल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रूपक भाई, मार्केट बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, क्या मन कर रहा है, शॉर्ट का या लॉन्ग का? जी हाँ, ट्रेड तो लॉन्ग साइड में रहेगा मेरा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर देखें तो 46,500 पे एक बार सपोर्ट लिया, तो मेरे ख्याल से 46,500 जब तक होल्ड है तब तक पॉजिटिव रहना चाहिए, लॉन्ग साइड में रहना चाहिए। निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में 22,100 का सपोर्ट रहेगा, तब तक होल्ड है, तब तक पॉजिटिव साइड में मेरा ट्रेड रहेगा। अप साइड में 22,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो रैली टूवर्ड्स 22,400 600 पॉसिबल लग रहे हैं। ओके, तो ये राय बन रही है मार्केट पे। रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब हम बातचीत करें केवाईसी में आज बीसीएल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंपनी की ग्रोथ कैसी थी, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इन सब पे बातचीत करेंगे। 1976 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी और तब से कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीसीएल इंडस्ट्रीज़ देश की एक बड़ी जानी मानी एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से जुड़ी एक यूनिट है। कंपनी का विस्तार हो रहा है काफ़ी। एडिबल ऑयल राइस मिल का बिजनेस है जो काफ़ी बड़ा हो रहा है। साथ ही बहुत सारे ग्रेन्स और उनकी डिस्टिलरीज का भी कामकाज है। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 23% बढ़कर 33 करोड़ पहुंच गया है और मार्जिन में भी करीब 1% का सुधार देखने को मिला है। कंपनी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीसीएल इंडस्ट्रीज़ के एमडी राजेंद्र मित्तल जी हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। तो सर, सबसे पहले तो हमने तो बड़ा ब्रीफ परिचय दिया है, आप बताइए कि बीसीएल इंडस्ट्रीज़ क्या काम करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, किस तरीके के प्रोडक्ट बेचते हैं आप? बीसीएल इंडस्ट्रीज में हमारे पास एक इंटीग्रेटेड वेजिटेबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर ऑयल मिल, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, वनस्पति रिफाइनिंग, राइस मिलिंग है। इसके अलावा कंपनी के पास जो ग्रेन बेस्ड ईएनए जो पोर्टेबल अल्कोहल के काम आता है, और ग्रेन बेस्ड एथनॉल का प्लांट है जो कि बठिंडा के अंदर स्थित है, जिसकी कैपेसिटी पहले 200 के एलपीडी थी, अब उसको इस जून में बढ़ के 400 के एलपीडी हो। एक बठिंडा की सब्सिडरी जो है हमने वेस्ट बंगाल के अंदर लगाई है, तो 200 केएल का प्लांट वो चल रहा है एथनॉल और ईएनए पे, और 100 केएल का उसके अंदर एक्सपेंशन का प्रोग्राम है जो कि इस मार्च नेक्स्ट मंथ में ही कमीशन हो जाएगा। तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर कंपनी के पास 1000 टन की जो क्यूमुलेटिव एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट की कैपेसिटी है और 7 लाख लीटर की 700 केएल पर डे की ईएनए और एथनॉल की कैपेसिटी इस साल हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी का थोड़ा सा रियल एस्टेट का भी कारोबार था, जो सिर्फ जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है वो बिक के उसमें प्रॉफिट में कंपनी में आ रहा है। और कंपनी के आगे जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, जो आगे हम इसको ग्रीन एक एनर्जी के रूप में कंपनी को देखते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर आगे ऑलरेडी हमने मूव किया परमिशंस के लिए। हम इसके अंदर बायोफ्यूल का जो बायोडीजल का प्लांट एक लगा रहे हैं 75 के एलपीडी का बठिंडा के अंदर, और जो हमारा वैल्यू जो हमारा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा, जो मेज ऑयल को है पहले मेज को प्रोसेस करके उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे एथनॉल बनाएंगे। तो एक तरह की एक डबल वैल्यू एडिशन हो जाएगी और हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आ जाएगी, जो कि हमारी कंपनी को दूसरी कंपनियों से टोटली अलग रखेगी। जी राजेंद्र जी, दो चीज़ें आपकी, एक तो आपने डिस्टिलरी बात करी, एथनॉल वाली बात की है, तो इसमें थोड़ा मुझे बताइएगा। साथ ही अभी हाल फिलहाल में सरकार ने कहा था कि चीनी कंपनियां जो है एक लिमिट से ज़्यादा एथनॉल नहीं बना सकती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वो मौका था। नहीं देखिए, हमारा तो चीनी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो नहीं मक्के से बना सकते, इसलिए मैंने कहा आपके लिए मौका था वो। नहीं, हम तो अपने इससे बना रहे हैं, मेज से बना रहे हैं हम तो। टोटल जो हमारा एथनॉल का प्लांट है वो मेज बेस्ड है, और गवर्नमेंट का ध्यान आजकल मेज पे ही बेस्ड एथनॉल है, क्योंकि 80% ऑफ द वर्ल्ड टोटल जो प्रोडक्शन है एथनॉल की वो मेज से ही ड्राइव होती है। जी, और ये डिस्टिलरी वाला जो कामकाज है आपका, इसके बारे में क्या अपडेट है, ये बताइए। डिस्टिलरी जो बेसिकली क्या है, जो हमारे पास ड्यूअल लाइसेंसिंग है, कुछ हम 200 के एलपीडी का प्लांट में ईएनए पोर्टेबल अल्कोहल बना सकते हैं, 200 के एलपीडी में एथनॉल बना सकते हैं, एथनॉल 400 के एलपीडी बना सकते हैं, लेकिन ईएनए हम 200 के एलपीडी ही बना सकते हैं। तो जो एथनॉल, इसलिए ड्यूअल लाइसेंसिंग की वजह से हमको हमेशा फायदा रहता है, क्योंकि जो पोर्टेबल अल्कोहल की इंडस्ट्री है वो हर साल 11 से 12% बढ़ रही है,
और इसके अंदर जो एंट्री बैरियर है जो ईएनए प्लांट के अंदर पोर्टेबल अल्कोहल के अंदर वो डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एथनॉल प्लांट, बिकॉज इट्स सब्जेक्ट टू पब्लिक हियरिंग है, इसका लंबा जेस्टेशन पीरियड है, 1.5-2 साल इसकी परमिशन में लग जाते हैं। तो इसलिए हमको इसको ड्यूल लाइसेंसिंग का इसका काफी फायदा है, उसकी वजह से ही हमारा जो अबीटा मार्जिन्स हैं हो रहे हैं वो सारे अच्छे हैं। और एक इसके अंदर सबसे बड़ा कारण है हमारा यूनिट जो है ऑलमोस्ट जो डिस्टिलरी का और वेजिटेबल ऑयल का ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ओनली हमारे पास एक डेट है जो हमने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर कवर हो रहा है, जिसके अंदर 50% ऑफ द इंटरेस्ट बर्डन इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इनकी नाबार्ड की स्कीम के अंदर है। मित्तल साहब, आपकी जो इंडस्ट्री है ना उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं लिस्टेड अनलिस्टेड स्पेस की, और जिस प्रोडक्ट पे आप लोग काम करते हैं बेसिकली ग्रेन्स एग्रीकल्चर सब में, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, पॉलिसीज़ के, अनसर्टेनिटी के, हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, बीच बीच में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो कैसे आप अपने मोड क्रिएट करते हैं, कैसे आप इसको स्टेबल बनाते हैं? देखिए इसके अंदर जैसे मैंने कहा था प्रमोटर्स का इसके अंदर 40-50 सालों का एक्सपीरियंस है ग्रेन प्रोक्योरमेंट के अंदर और इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर। अब इस साल पिछले साल 2 साल पहले फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा जैक किए थे, हमने इमीडिएटली वी टुक ए डिसीजन टू इंस्टॉल ए पावर प्लांट रनिंग ऑन दिस राइस स्ट्रॉ। आज हम अपनी 60% ऑफ द पावर और फ्यूल की रिक्वायरमेंट राइस स्ट्रॉ से पूरा कर रहे हैं, जिसके अंदर वो जो हमारे उसकी वजह से हमारा जो पावर एंड फ्यूल का बिल है वो ऑलमोस्ट 40% कम हो गया। अब हमें आगे कंपटीशन दिख रहा है तो हमने आगे इसका बायोडीजल का प्लांट प्लान कर लिया, जो कि हमने पाइपलाइन में डाल दिया, और हम उम्मीद है भी अगले साल जो 2025 के 24-25 में उस प्लांट को कमीशन कर देंगे। तो इसकी वजह से जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो हमारी कंपनी का या मैनेजमेंट का एक गुरु मंत्र है, हम उसी को फॉलो करके अपने आगे कारोबार करते हैं। जी राजेंद्र जी, बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। 40-50 साल का लोगों का एक्सपीरियंस है। एक चीज़ मुझे बताइए, इंडस्ट्री वेटरन है आप, एनर्जी सेक्टर को लेकर के ना बहुत तरीके के प्रयास प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बायोफ्यूल, एथनॉल भी अलग अलग कमोडिटीज से बन रहा है, फिर ग्रीन एनर्जी आ रही, विंड पावर भी है, सोलर पावर भी है, थर्मल पावर भी है, हाइड्रो पावर भी है, अब एक हाइड्रोजन वाला भी पावर आने वाला है। इतना बड़ा एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, उसमें ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? जैसे अब आजकल लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए वो सोलर में, तो फिर ये जो बायोफ्यूल वगैरह ये सब आगे मतलब क्या है, सब कुछ एक साथ चलेगा या आगे की विजिबिलिटी है 10-20 सालों की कि ये जो एथनॉल और बायोफ्यूल आप लोग बना रहे हैं? देखिए सारा का सारा फोकस इस टाइम ग्रीन एनर्जी और एनवायरनमेंट पे है। हाँ। जो एथनॉल है, बायोडीजल है, ये सारा का सारा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अब आपने सुना होगा भी गवर्नमेंट ने भी जो यहाँ पर 2050 तक हर एक कोई 2050 टारगेट रख रहा है, 2060 रख रहा है, वे कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। तो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से एनर्जी की डिमांड जो अपने मुल्क के अंदर तो इतनी है भी आज अपनी पर कैपिटा कंजम्पशन वर्ल्ड में लोवेस्ट है पॉपुलेशन की वजह से, और इसकी वजह से जो अपने को बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास है नहीं, तो वी हैव टू लुक फॉर द ग्रीन एनर्जी। तो सबके लिए स्कोप बराबर है, चाहे वो ईवी हो, चाहे आपका सोलर हो, चाहे आपका विंड एनर्जी हो, चाहे बायोफ्यूल हो, चाहे बायोडीजल हो। तो इसके लिए जो अपनी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है दिन पर दिन आदमी की जरूरतों के मुताबिक, तो ग्रीन एनर्जी की तरफ जो फोकस है, इन्वायरमेंट को बचाना फोकस है। ये जो बेसिकली क्या है भी जो फार्मर जो बायोफ्यूल और एथनॉल की पॉलिसी है, इट इंक्रीजेस द इनकम ऑफ द फार्मर्स, टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, टेक केयर ऑफ योर इम्पोर्ट बिल एंड द यू कैन से द सेविंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन न्यूट्रल की तरफ अपना ये है। तो इसके तो जो मल्टीपल जो फायदे हैं ग्रीन एनर्जी के, चाहे वो सोलर से ड्राइव हो रही हो, चाहे एथनॉल से ड्राइव हो रही हो, चाहे वो बायोडीजल से ड्राइव हो रही हो, तो उसके लिए तो प्लेंटी ऑफ स्कोप है। अभी 20-25 साल तो मतलब फ्यूचरिस्टिक सोचने की जरूरत ही नहीं है। एज रिगार्ड दी ग्रीन जो हाइड्रोजन की बात करें वो भी ग्रीन ही है, सोलर का कुछ पार्ट ही ग्रीन है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। तो आप मतलब ठीक आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ चलेगा एक साथ, चूंकि एनर्जी कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है और जो कुछ भी ग्रीन है मतलब नॉन पोल्यूटिंग है उसका फ्यूचर बेहतर रहेगा, राइट है ना? राजेंद्र साहब ये बताइए कि मान लीजिए सरकार को आपको 2-3 सुझाव देने हो
इंडस्ट्री की तरफ से कि क्या क्या करना चाहिए जिससे कि और ज़्यादा बेहतरी आए, क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, सुझाव तो गवर्नमेंट का फोकस एथनॉल पे और ग्रीन एनर्जी पे, सेल्फ डिपेंडेंस पे, सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे ऑलरेडी काफी ज्यादा है और इंडस्ट्री की डिमांड को आई थिंक बहुत सीरियसली लेती है किसी भी डिमांड को। देखिए, पीछे मक्का का रेट बढ़ा, साथ ही गवर्नमेंट केम टू द रेस्क्यू ऑफ द एथनॉल सप्लायर, उन्होंने रेट साथ के साथ इंक्रीजली प्रोपोर्शनली कर दिया। अभी भी उन्होंने नेफेड को एक कॉमन एजेंसी बनाया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मेज, फार्मर से लेके वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देगी। आई थिंक गवर्नमेंट, वी आर थैंकफुल एंड गवर्नमेंट नीड्स द कॉम्प्लीमेंट विद द ग्रीन एनर्जी की तरफ गवर्नमेंट का फोकस काफी है। यही हमारी उनसे यह भी सजेशन भी, ये फोकस लगातार रहना चाहिए, इस इंडस्ट्री को बीच में न छोड़ा जाए। फोकस लगातार बना रहना चाहिए, इंडस्ट्री को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और ये एक देश के लिए भी अच्छा है। राजेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके कामकाज के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप आज से आगे बढ़ते रहेंगे। इस बीच एक और अच्छी खबर आ गई राजेंद्र साहब, रांची टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन खबर। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।